अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद हाशिम कार्डियो लाइफ के एक नए एपिसोड के साथ आपके पेश खिदमत हैं। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है, इंसानी जिस्म एक आला किस्म की ख़ुदकार मशीन के मानंद काम करता है और ये अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक़ों में से एक तख्लीक़ है। और ये जो मशीन है, ये इंसानी जिस्म है, ये दो सिस्टम पे डिपेंड करता है, जिसे कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ खुशकिस्मती से डॉक्टर अली असगर साहब हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर जो हैं वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर accepting our invitation or being here. बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम, मुझे शो में बुलाने के लिए। थैंक यू। सर, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है और एंडोक्राइनल डिजीज़ ये किस हवाले से, कौन से किस्म की स्पेशलाइजेशन है मेडिकल साइंस में? हाशिम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहला सवाल ऐसा किया कि जिससे लोगों की मालूमात में इजाफ़ा हो। आज से 10 से 12 साल पहले भी एंडोक्रिनोलॉजी पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होता था कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या है। इनफैक्ट जब काफ़ी सालों पहले मैंने एंडोक्रिनोलॉजी किया तो मुझे अपने घर वालों को भी बताना पड़ा कि एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है। तो आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि एंडोक्रिनोलॉजी दरअसल हार्मोन्स की स्पेशलिटी है। अल्लाह ताला ने जिस्म में बहुत सारे हुदूद बनाए हैं जो बहुत सारी रतूबतें पैदा करते हैं, हार्मोन्स पैदा करते हैं, और ये हार्मोन्स खून में जाकर जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को मिलती हैं। ये जो हार्मोन्स की स्पेशलिटी है ये एंडोक्रिनोलॉजी कहलाती है, और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली इन्हीं तमाम गुदूद और इन्हीं हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट होता है। तो क्या डायबिटीज़ भी एंडोक्राइनल डिजीज़ में ही आती है या डायबिटीज़ की कोई अलग स्पेशलाइजेशन है? हाशिम, दरअसल एंडोक्रिनोलॉजी में बहुत सारे गुदूद हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर होता है, इसी तरह थायराइड ग्लैंड है जो गर्दन के आगे की तरफ होता है। इन्हीं ग्लैंड्स में एक ग्लैंड पैंक्रियास भी होता है, और पैंक्रियास एक रतूबत बनाता है इंसुलिन, और ये रतूबत इंसुलिन जो है डायबिटीज़ के कराने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए डायबिटीज़ का जो शोबा है दर हकीकत ये एंडोक्रिनोलॉजी के अंडर ही आता है, और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो डायबिटीज़ का माहिर होता है। तो क्योंकि आपके कहने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ भी एंडोक्राइनल डिजीज़ की एक सब एंटिटी है, लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ की जो शरह है वो इतनी ज़्यादा है कि ये जो है हम यूजुअली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को डायबिटोलॉजिस्ट कह के जो है वो मुखातिब करते हैं। तो हाशिम, इसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो तमाम गुदूद का एक्सपर्ट होता है, जिसमें डायबिटीज़ भी एक शोबा आप कह लीजिए एंडोक्राइन के अंडर है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि डायबिटीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान में मौजूद लगभग 150 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये 33 मिलियन डायबिटीज़ पॉपुलेशन को केटर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे फिजिशंस होते हैं जो डायबिटीज़ के इलाज में महारत हासिल करते हैं और वो डायबिटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो भी डायबिटीज़ को देख रहा होता है, और एक्सपर्ट फिजिशियंस जो डायबिटीज़ में महारत हासिल करते हैं वो भी डायबिटीज़ को देखते हैं। क्योंकि अब इतनी डायबिटीज़ हाशिम बढ़ गई है कि ये सबको देखना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को, सर्जन्स को भी डायबिटीज़ का इलाज करना होगा। ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हाशिम। तो इसकी शरह के बारे में बता सकते हैं? तो पिछले दिनों ही मैं कोई जर्नल देख रहा था जिसमें डायबिटीज़ के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में जो है एक बहुत अलार्मिंग जो है वो नंबर्स देखे गए थे, या इसके इंसिडेंस के बारे में। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि हम दुनिया के नक्शे में डायबिटीज़ के हवाले से किस नंबर पे हैं, किस रैंक पे हैं? हाशिम, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आपको बताने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पे था डायबिटीज़ में, और उस वक्त हम लोगों को बताते थे कि स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 20 से 25 साल के बाद, यानी तकरीबन 2040 के लगभग, हम दुनिया में 8वें नंबर पे आ जाएंगे। और हम बड़े दुख के साथ, बड़ी परेशानी के साथ ये बताते थे। और अब 2021 में जो नई डायबिटीज़ की रैंकिंग आई उसमें डायबिटीज़ के मरीज़ों की तादाद के हिसाब से हम दुनिया में 3रे नंबर पे आ चुके हैं। हमारे मुल्क में 33 मिलियन यानी तकरीबन 3.3 करोड़ डायबिटिक पॉपुलेशन है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे से आगे सिर्फ चाइना है और इंडिया है,
और हाशिम आपको पता है कि चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन जो है वो बिलियन से ज़्यादा है। अगर हम तनासुब देखें कि 100 में से कितने लोग डायबिटीज़ रखते हैं, तो चाइना और इंडिया में 100 में से 11-12 लोगों को डायबिटीज़ है। पाकिस्तान में 100 में से 26 लोगों को डायबिटीज़ है। हर 4 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है पाकिस्तान में। और ये हमारे लिए लोगों को बताने के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ और फिर मुसीबतें, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है। तो आपके कहने का मकसद है कि हम हर 4 में से एक जो है हम में से जिसको शुगर की तकलीफ़ है, ये तो बहुत ही अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है। सर इस हवाले से क्या असबाब हैं, क्यों ये जो है इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वजूहात क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते? देखिए, वजूहात हाशिम मल्टीफोल्ड वजूहात है। सबसे पहले हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत बदल गया पिछले 20-30 साल में। आज से 10 साल पहले मैं जब किसी गांव जाता था मिलने कहीं, तो वो मुझे लस्सी देते थे। आजकल मैं जब किसी गांव जाता हूँ तो कहते जी बोतल लेकर आ जाएं डॉक्टर साहब के लिए। तो वो लस्सी गायब ही हो गई है। कल्चर में से लस्सी को निकाल के हमने बोतल को डाल दिया। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी लाइफस्टाइल की तब्दीली की। अगर आप देखें, हम जब छोटे थे तो हम चलते फिरते रहते थे, शाम में निकल जाते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। हमारे वालिदैन को भी परेशानी नहीं होती थी कि कहीं चले जाएंगे। आज मेरा बेटा, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, अगर वो पार्किंग तक जाता है नीचे तो मेरा दिल धक धक कर रहा होता है कि कहीं गायब नहीं हो जाए। तो हमारे बच्चों को ओवरऑल अब वो माहौल नहीं मिल रहा जिसमें चलने फिरने की आज़ादी होती। हमारे पास खाने पीने में बड़ी तब्दीली आ गई है। हम मीठी चीज़ें, कभी लग्जरी हुआ करती थी, ईद पे सेवइयाँ बनती थीं तो आपको पता है उन सेवइयों का मज़ा ही और होता था सालों पहले, और आज हर रोज़ मीठा घर में बन रहा होता है। हमारा चीनी का इस्तेमाल, हमारा मैदे का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ गया। पाकिस्तान में किसी ज़माने में घर में रोटियां बनती थी, अब जो है ज़्यादा इन्हिसार नान पे होता है। अच्छा, जब मरीज़ों को हम कहते भी नान आप ना खाएं, आप घर की गंदम या जौ की रोटी बनाएं, तो कहते हैं कि गैस नहीं आ रही है। ये भी एक मसला है। तो ये एक मसाइल के अंबार में से निकल कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि ग़िज़ा बहुत हद तक तब्दील हो गई, चलना फिरना बहुत कम हो गया, लाइफस्टाइल इतना तेज़ हो गया, गुर्बत इतनी बढ़ गई कि लोग अपनी सेहत पे तवज्जो दे ही नहीं सकते। लोग जो तवज्जो दे रहे हैं वो घरों को चलाने में दे रहे हैं, बिलों को भरने में, बच्चों की स्कूलों को की फ़ीसें भरने में। लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, वॉक करने का टाइम ही नहीं है अब कौम के पास। तो हम इन सारे मसाइल में से अब जब आखिर में जहाँ पहुँच रहे हैं हाशिम, वो डायबिटीज़ है। और ये डायबिटीज़ आने वाले सालों में जो पेचीदगियाँ करेगी, वो एक मसाइल का नया अंबार होगा उस शख्स के लिए जो इस वक्त ज़िंदगी मुश्किल से गुजार रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल हमारी जो है बहुत हद तक जो है वो चेंज हो गई है, जो कि इन मुख्तलिफ़ बीमारियों के असबाब बनते हैं। अब इसको इम्प्रूव करने के, यानी इससे हम कैसे बच सकते हैं सर? कोई आपका इस बारे में, आप अपने मरीज़ों को जिनको शुगर या जो प्री डायबिटिक हैं या जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, या जो डायबिटीज़ हैं, उनको आपकी क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर या क्या एडवाइस करते हैं सर? देखिए हाशिम, हमें माइंडसेट को चेंज करना है। आज भी लोग अपना टेस्ट कराते और कहते हैं चलो शुगर नॉर्मल आ गई, ज़बरदस्त, मुझे कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है नहीं। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ तो हर 4 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है। जिस घर में घंटी बजाएंगे अंदर से कोई डायबिटिक निकल आएगा। हाँ, तो ऐसे माशरे में आज अगर किसी को डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भी है, तो उसका भी आने वाली ज़िंदगी में डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा है। एज ए नेशन जो हमें सबसे पहले काम करना है वो लाइफस्टाइल को बदलना है, वो अपने अपने घरों से बदलना है। हाशिम, आज चीनी महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं। वो लोग खाने के लिए नहीं है लोगों के पास, लेकिन वो ये अफसोस करेंगे चीनी महंगी हो गई। बंद कर दें चीनी। क्या चीनी के बगैर हमारा घर नहीं चल सकता? क्या हम चाय चीनी के बगैर नहीं पी सकते हैं? क्या हम मीठे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते? बंद कर दें चीनी। तेल महंगा हो गया, बंद कर दें तेल इस्तेमाल करना। ये तो टाइम है सेहत को बचाने का, शायद हम महंगाई की आड़ में ही बचा लें। कहने का मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे, सिर्फ बातों से नहीं हो सकेगा। हम सारी चीज़ें बात करके फिर वही सफ़ेद डबल रोटी और वही तेल वाले खाने खाएं तो क्या फ़ायदा? हमें ये करना होगा हाशिम के लाइफस्टाइल को बदलना है। अपने अपने घरों में जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, चीनी को कम कर दें, बंद कर दें। 3 किलो चीनी आती है, 1 किलो कर दें। आप महंगाई के नाम पे ही कर दें, कोई बहाना बना लें, लेकिन कम कर दें। तेल आपके घर में 2 लीटर आता है, तेल कम करें। कुछ साल पहले BBC की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया पाकिस्तान दुनिया में
ये जो इंडो पाक रीजन है वेस्ट के मुकाबले में 3 गुना तेल ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आप देखें हमारे यहाँ तेल हटाओ तो नीचे से पता चलता है सालन कौन सा है, ठीक है। और शादियों के खाने माशाल्लाह से। तो कहने का मतलब हाशिम ये कि हमें लाइफस्टाइल को बदलना है, तेल को कम करना है, मीठी चीज़ों को, चीनी को कम करना है। नंबर 2, हमें वॉक की आदत डालनी है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारा एक मरीज़ थे, वो मेरे पास आए तो नाराज़ थे। मैंने कहा क्या बात है? कह रहे डॉक्टर साहब आपकी वजह से मेरा जो है ना नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या नुकसान हो गया आपका? कहने लगे आपने कहा था वॉक करो, बटुआ चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया, अब आप दें मुझे। तो मैंने कहा कि अब आप बताएं कि मैं मरीज़ों को अब जब कहता हूँ ना हाशिम के वॉक करने जाएं, तो मैं कहता हूँ सिक्योरिटी खुद देख लेना, मुझे बाद में ना कहना। यानी कैसा वक्त आ गया है कि हम मरीज़ को जब वॉक का भी कह रहे हैं तो मैं भी डर रहा हूँ कि कुछ हो जाएगा तो मुझे ही आके कहेंगे कि आपने कहा था। लेकिन हमें देखना है कि हम सब कहाँ पे कब किधर वॉक कर सकते हैं। क्या जैसे मैं मेरे घर में पार्किंग एरिया अच्छा है, मैं उसमें वॉक कर लेता हूँ। जिसके घर में टीवी लॉन्च बड़ा है, सहन है, छत है, वो वहाँ वॉक कर लें। जो पार्क आसानी से जा सकता है वो पार्क चले जाएं। कल्चर बनाना पड़ेगा इस कल्चर को। आपको पता है वेस्ट की दुनिया कोई बीमारी नहीं है, रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा वॉक कर रहे हैं। और हमें अगर ज़रा सा थोड़ा दूर दुकान है तो भी हम एक बाइक को किक लगा के और चले जाते हैं। हमें निज़ाम को बदलना है, अपने लिए नहीं हाशिम। हमारे दौर में से तो 4 में से 1 को डायबिटीज़ हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं 10 साल पहले 10वें नंबर पे थे, आज तीसरे नंबर पे है। 10 साल बाद जब हमारे बच्चे इस मुल्क की बागडोर इंशाल्लाह संभाल रहे होंगे तो वो कहाँ पे होंगे डायबिटीज़ के अंदर। तो आज ही प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने, जहाँ तक ये बात जा रही है सिर्फ बात सुन के उसको ना कहेंगे जी बहुत अच्छी बात कर दी। नहीं, चीनी को कम कर दें, तेल को कम कर दें, मैदे को हटाएं, वॉक स्टार्ट करें। अपने बच्चों को एक 100 रुपये की फ़ुटबॉल दिला के पार्क में संडे को लेकर चले जाएं। बच्चे फ़ुटबॉल खेलते रहेंगे, आप सुकून से बैठ जाएं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को आदत डाल दें चलने फिरने की। फ्यूचर को हम इसी तरह बचा सकते हैं कि अपने खाने पीने में एहतियात करें और फिज़िकल एक्टिविटी। बहुत अच्छी बात कही सर। एक बात जो मैं आपके बातों से मैंने अख़ज़ किया है, स्ट्रेस फैक्टर, यानी यही जो आपने चोरी का कहा, क्या स्ट्रेस भी डायबिटीज़ का सबब बन सकती है सर? हाशिम बहुत अच्छा सवाल किया, और मरीज़ भी ये सवाल करते हैं और आपका सवाल लोग सुन के खुश होंगे कि हाशिम ने उनके दिल की बात कही है। देखिए हाशिम, कराची में हमारी जो ज़िंदगी है वो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। अभी यहाँ से निकल के जब हम अपनी अपनी जगह जाएंगे तो रोड पे ड्राइव करना, किसी ने बहुत अच्छा कहा, यहाँ पे ड्राइव करना ऐसे जैसे जंग करना। हर तरफ से गाड़ी आ रही होती है, आपको पता है, यहाँ से भी आ रही है, साइड से भी आ रही है। तो स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम घरों पे हों, चाहे रास्तों में हों, चाहे अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में हों, स्ट्रेस तो अब है ही। लेकिन डायबिटीज़ सबको नहीं है, स्ट्रेस सबको है। और फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा ही इम्तिहान लेने के लिए। वो तो जन्नत ही होगी जहाँ कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। ये और बात है कि हमारे मुल्क में और अपने शहर में ज़्यादा स्ट्रेस है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शायद क़यामत के दिन कराची वालों के लिए अलग लाइन होगी कि इनको जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ भेजा जाए, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस तो हमारी ज़िंदगियों में है ही। अब अगर हम स्ट्रेस पे सारा इल्ज़ाम हाशिम डाल देंगे ना, तो हम जो चीज़ें करने वाली चीज़ें हैं, डाइट को इम्प्रूव करना, वॉकिंग को बढ़ाना, वो चीज़ें रह जाएंगी। फिर लोग सारा स्ट्रेस पे मलबा डाल के कहेंगे स्ट्रेस की वजह से हो गई। स्ट्रेस से शुगर ज़रूर बढ़ती है, लेकिन 20-30 पॉइंट बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जिनकी 300 आ रही है उसमें तो 30 माइनस भी करेंगे तो 270 उनकी अपनी है। वो 30 पॉइंट भी स्ट्रेस पे नहीं जाएगा, 270 स्ट्रेस पे लोग डाल देंगे अगर मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया कि स्ट्रेस से डायबिटीज़ होती है। मैंने बहुत किताबें हाशिम डायबिटीज़ पे पढ़ी। स्ट्रेस का इसमें कोई अमल दखल ऐसा नहीं है, बहुत मामूली हद तक है। लेकिन अक्सर चीज़ें ये होती हैं कि हम शायद स्ट्रेस में आके ज़्यादा खा लेते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, लेट जाते हैं, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ती है। मनफी इफ़ेक्ट पड़ सकता है बॉडी में। बहुत अच्छी बात कही सर। कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, ट्रैफिक हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे घर में चीनी जो आता है वो मेरे कंट्रोल में है। सही, बाहर जो मेरे मोबाइल छीन रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो तेल आ रहा है वो मेरे कंट्रोल में है। तो कुछ चीज़ों में हम जो कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करें और ब्लेम एक्सक्यूज़ से बचें और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा के हम अपनी बीमारी बचा सकते हैं। सर, डायबिटीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या आप डायबिटीज़ को क्लासिफाई भी करते हैं कि इब्तिदाई स्टेज, दरमियानी स्टेज या लेट स्टेज, या इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसको कैसे आप इलाज बतदरीज करते हैं डायबिटीज़? हाशिम, आपकी पुरानी बात को जोड़ता हुआ कि लोग, देखिए अक्सर हमारे पास लोग आते हैं ना, हम बताते हैं आपको डायबिटीज़ है, कहते हैं हाँ जी हमारी तो अम्मी को भी डायबिटीज़ थी, डॉक्टर साहब हमें तो होनी थी।
तो मैं इनको कहता हूँ नहीं, ये विरासत में नहीं आई है आपको। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है तो चलो उसका चांस 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। किसी को मोटापा है, उसका डायबिटीज़ का चांस 20 गुना बढ़ जाता है। अब अगर एक शख्स आता है 85-90 किलो का है, वज़न ज़्यादा है, वालदा को भी डायबिटीज़ थी, तो वालदा से तो 2 गुना चांस था डायबिटीज़ होने का, मोटापे से 20 गुना चांस था। तो होता क्या है कि हम अक्सर अपनी नाकामियों को या अपनी जो भी चीज़ हमारे साथ बुरी होती है हम उसका इधर उधर एक रास्ता ढूंढते इल्ज़ाम डाल दें, लेकिन हकीकत में वो मोटापा है, वो लाइफस्टाइल की ख़राबी है जो डायबिटीज़ करा रही होती है। जहाँ तक हाशिम आपने पूछा कि डायबिटीज़ की इकसाम, मेरे ख्याल से आप पूछना चाह रहे हैं या स्टेजेस पूछना चाह रहे हैं। देखिए, डायबिटीज़ की इकसाम की बात करें तो 2 बड़ी इकसाम है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में और यूजुअली जवानों में होती हैं, जिसमें हाशिम शुरू से ही इंसुलिन दी जाती है। फिर एक डायबिटीज़ आती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ पहले, आज से 15 साल पहले हम कहते थे 40 साल की उम्र के बाद होती है। फिर देखते ही देखते आज 40 साल से कट ऑफ हाशिम 10 साल पे आ गया है। अब 10 साल के बाद ये डायबिटीज़ हम लोगों में देख रहे हैं। 12, 13, 14 साल के बच्चे रोज़ हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। ये वो डायबिटीज़ है जो डायबिटीज़ के इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा है। 98% डायबिटीज़ यही टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब ये डायबिटीज़ का ताल्लुक था मोटापे से पहले, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इस डायबिटीज़ का चांस बढ़ता है। तो पहले डायबिटीज़ 40 ईयर्स के बाद आती थी, अब 10 साल के बाद। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बच्चे ने अभी मैट्रिक या ओ लेवल नहीं किया है वो मेरे क्लिनिक में बैठा है कि जी डॉक्टर अली असगर मुझे डायबिटीज़ है और अब जी बताएं आगे क्या करना है। और जो वालिदैन होते हैं वो समझते हैं कि जो हमने इतना इनका वज़न बढ़ाया था, जिसे हम सेहत समझ रहे थे, ये मोटापा था। तो हमें अगर डायबिटीज़ से वाकई बचना है ना, तो हमें तो पहले मोटापे को रियलाइज़ करना पड़ेगा, तो ही हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ की दूसरी टाइप हाशिम ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी बड़ी वजह मोटापा है। मैंने बताया 20 गुना चांस बढ़ जाएगा किसी मोटे शख्स में डायबिटीज़ होने का बनिस्बत उसके जिसका वज़न नॉर्मल है। इसके अलावा फिर हमल वाली डायबिटीज़ भी है, और कुछ डायबिटीज़ टेम्प्रेरी होती हैं जो दवाओं से होती हैं। जब इसकी तशख़ीस की जाती है ना, तो अक्सर मरीज़ हमसे पूछते हैं हम कौन से स्टेज पे डॉक्टर साहब, तो मैं उनको बताता हूँ ये स्टेज नहीं है, ये आप क्रिकेट के एक मैदान के अंदर है। अब आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं या आप कवर में खड़े हैं या ऑफ उस साइड पे करें, आपको अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है। तो एक बार डायबिटीज़ है तो है, फिर उसमें कम ज़्यादा वाला एलिमेंट नहीं है। फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। अब एक बार हो गई तो चाहे आपको थोड़ी डायबिटीज़ है या आप कह लें कि जी बहुत हाई शुगर है, फिर आपको कंट्रोल करना है, तो ही आप पेचीदियों से बच सकते हैं। सही। तो 2 ही किस्में, टाइप 1 और टाइप 2, और इसके अलावा हमल वाली डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 3 कहते हैं, और फिर कुछ दवाओं से भी डायबिटीज़ हो जाती है वक्ती तौर पे, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है इंसुलिन जो है वो टाइप 1 में ही दी जाती है या बाकी अक़साम में भी आप इंसुलिन? बिल्कुल हाशिम, देखें इंसुलिन जो है बेसिकली वो डायबिटीज़ की इलाज में एक इलाज का तरीक़ाकार है। डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर्स हैं। लाइफस्टाइल की तब्दीली जिसमें डाइट आ जाती है, फिर एक्सरसाइज है, और तीसरे नंबर पे फिर दवा है। इन्हें 2 तो ऐसी चीज़ें जो मरीज़ खुद कर सकता है, हमारी ज़रूरत नहीं है। दवाओं में ज़ाहिर से हमारी मदद की ज़रूरत है। अब आपका जो सवाल है कि जी इंसुलिन किस में यूज़ होती है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो पूरी दुनिया में आज भी 13 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, 13 लाख पूरी दुनिया में, ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। इसमें तो शुरू से ही इंसुलिन लेना है, ये बच्चों और जवानों में होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है हाशिम, ये इसका जो इलाज शुरू होता है वो शुरू में दवाइयाँ दी जाती हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है जो लुबलुबा होता है वो कमज़ोर होता जाता है, जो अंदर इंसुलिन बनाता है। जब लुबलुबा कमज़ोर होता जाता है, अंदर इंसुलिन कम बनती है, तो फिर बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन मरीज़ को दिए जाते हैं जो उसको लगाने पड़ते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में तो है ही इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ में इलाज शुरू दवाओं से किया जाता है आम तौर पे, ज़रूरी नहीं है, कुछ मरीज़ों में इंसुलिन भी शुरू में दिया जाता है, लेकिन आम तौर पे दवाइयाँ शुरू होती हैं और फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, कभी 3 साल बाद, कभी 5 साल बाद, लेकिन आम तौर पे 10 साल में अगर आप देखें तो 10 साल के बाद 70-80% डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर शुगर कंट्रोल भी रहा हो तब भी? देखें हाशिम, जब डायबिटीज़ शुरू होती है ना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब टाइप 2 डायबिटीज़ शुरू होती है तो इसमें होता क्या है, दरअसल हमारा लुबलुबा या पैंक्रियास एक रतूबत बनाता है इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है, जो ग्लूकोज होती है खून के अंदर, इसको खलियात तक, सारे बॉडी तक पहुंचाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जब डायबिटीज़ शुरू होती है तो लुबलुबा आधा 50% जो ये इंसुलिन बनाने वाले सेल होते हैं पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं, 50% रह गए होते हैं।
तहकीक बताती है कि हर साल 4 से 8% ये जो लुबलुबा है ये कमज़ोर होता जाता है, चाहे कंट्रोल हो चाहे इन कंट्रोल। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है तो इसमें कमी आने की शरह कम हो जाएगी, या आहिस्ता कमी आएगी फिर भी। लेकिन अगर डायबिटीज़ ख़राब रखी है तो ख़राब डायबिटीज़ खुद लुबलुबे को डैमेज करती है, और जो लोग अपनी डायबिटीज़ ख़राब रखेंगे उनका लुबलुबा जल्दी डैमेज होगा, जो लोग अपनी डायबिटीज़ अच्छी रखेंगे उनका लुबलुबा आहिस्ता डैमेज होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी ने अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखी है तो शायद वो दवाओं पे लंबा अरसा खींच लें, लेकिन अगर किसी ने अपनी डायबिटीज़ ख़राब रखी है तो वो तो शायद 2 या 3 साल में ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको। बहुत अच्छे सर, बहुत मैं ख़ुद आपकी जो है बातों से बहुत महसूस हो रहा हूँ और मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे डॉक्टर अली असगर की जो है मुफीद मालूमात से। सर ये बताइए कि क्या इंसुलिन के जो इंसुलिन लगाते हैं इसमें मरीज़ अक्सर जो है वो कंप्लेन करते हैं कि ये पेनफुल है और ये मल्टीपल प्रिक्स होती हैं। क्या इंसुलिन के भी अक़साम हैं कि एक दफ़ा लगाना है या मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं? क्या ऐसा भी है कि लॉन्ग एक्टिंग हो जो कि एक दफ़ा 48 घंटे में या 3 दिन में एक दफ़ा लगा लें? इस तरह के इंसुलिन के बारे में आपके जो बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इंसुलिन लगाने का तरीका जो होता है, ज़ाहिर है ये इंजेक्शन होता है जो मरीज़ ख़ुद आम तौर पे लगाता है, और पेट पे यूजुअली लगाया जाता है, लेकिन रान पे भी लगाया जा सकता है, और कोई और लगाए तो बाजू पे भी लग सकता है। इसका दर्द कितना होता है हाशिम? जो हम शुगर चेक करते हैं ना ग्लूकोमीटर से, उसका जितना दर्द होता है जो उंगली पे चेक किया जाता है, अगर पेट पे इंसुलिन लगाया जाए तो इंसुलिन लगाने का जो दर्द है इस चेक करने के दर्द से आधा होता है, आधे से भी कम। क्योंकि आपको पता है ये बड़े सेंसिटिव पार्ट से अल्लाह ताला ने सेंसिटिव बनाए ताकि हम काम कर सकें। पेट का ऐसा कोई काम नहीं है जो हाथ करते हैं, तो ये बड़े सेंसिटिव है, नसों का जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ जितना दर्द होता है अगर वो 100 है तो इंसुलिन लगाने वाला दर्द 50 से कम है। तो ये एक हौसला देता है डायबिटीज़ के मरीज़ों को कि इंसुलिन का दर्द इतना नहीं होता है। अच्छा, अब इंसुलिन जो लगाई जाती है उसकी मुख्तलिफ इक़साम है। दिन में 1 बार भी लगती है, 2 बार भी लगती है, 3 बार भी लगती है, 4 बार भी लगती है। आम तौर पे दिन में 1 बार इंसुलिन उन लोगों को लगाई जाती है जिनकी सिर्फ सुबह की शुगर ख़राब हो, यानी नाश्ते से पहले वाली फास्टिंग शुगर। अगर किसी की सारे दिन की शुगर ख़राब है, फास्टिंग भी बढ़ी हुई है, खाने के बाद वाली शुगर भी बढ़ी हुई है, तो फिर 1 टाइम वाली इंसुलिन काम नहीं करेगी हाशिम। फिर उनको कम से कम भी दिन में 2 टाइम इंसुलिन लगाना है, और 3 टाइम और 4 टाइम वाली इंसुलिन भी ऑप्शंस होती हैं। आम तौर पे हामला ख़वातीन में या टाइप 1 डायबिटीज़ वाले बच्चों में तो 4 टाइम वाले इंसुलिन को ही लिया जाता है, क्योंकि वो सबसे आइडियल तरीका है। लेकिन आइडियल तरीका तो है, लेकिन उसमें इंजेक्शन 4 बार लगते हैं। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है, इंसुलिन की टाइप्स होती है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, फिर इन दोनों को मिक्स करके हाशिम मिक्स्ड इंसुलिन्स भी आती हैं। मेरे ख्याल से हमारे लोगों के लिए ये ज़्यादा हो जाएगी बात अगर मैं इसकी तफसील में जाना शुरू करूं, लेकिन वो जो वंस डेली इंसुलिन होती है जो दिन में 1 बार लगती है, वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है आम तौर पे, जो फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करती है। और जो हम दिन में 2 टाइम इंसुलिन तजवीज़ देते हैं, नाश्ते से पहले और रात के खाने से पहले, वो इंसुलिन मिक्स्ड इंसुलिन होती है। उसमें लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, शॉर्ट एक्टिंग भी होती है। तो खाने के बाद को भी कवर करती है और फिर अगले 12 घंटे के लिए भी कवरेज दे देती है। तो वो सुबह और रात 2 टाइम लगाई जाती हैं। इसी तरह जो 4 टाइम वाली इंसुलिन होती हैं, उसमें एक लॉन्ग एक्टिंग होती है जो फास्टिंग को कंट्रोल करती है, और एक शॉर्ट एक्टिंग होती है जो हर खाने के साथ दी जाती है ताकि खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल कर सके। तो बहरहाल इसमें अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जो है वो दिन में 4 बार दी और मेरी सास को 1 ही बार दी है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम उनको बताते हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने किसी को 1 बच्चा दिया है, किसी को 4 दिए हैं। आपके घर में दाल बनी है, बराबर में बिरयानी बनी है, वो हर एक का इलाज उसके हिसाब से होता है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का नेचर अलग है। एक को मैं देखूंगा वो मेरी बात समझ जाएगा, एक को मैं देखूंगा वो बात नहीं समझेगा। हाँ, तो ये हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, और डायबिटीज़ के इलाज की ब्यूटी ये है कि आप उस शख्स के हिसाब से उसको इलाज तजवीज़ करें। एक का इलाज दूसरे पे फिट नहीं बैठता। 2 लोग जूते लेने जाते हैं, हाशिम हम जूते लेने जाते हैं, मुझे एक जूते पसंद आते, बाकी 3 को नहीं आते। बेटे को कोई जूते पसंद आए, मुझे आ गए तो वाइफ को नहीं आए। तो ये तो इंसानी फितरत है कि हर इंसान एक ही तरह से नहीं करता। तो सारी बात यह है कि मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने मालिद से पूछें कि उनके लिए क्या बेस्ट है, ना कि ये देखे कि फ़लाँ ने ये लिया है तो मैं भी ये ले लूँ।
अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी मिथ है हाशिम, लोग हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब वो हफ्ते में एक टाइम वाली इंसुलिन भी आ गई है, महीने में एक टाइम वाली भी आ गई है। तो मैं आपको जोक भी सुनाता चलूँ जहाँ इतनी काम की बात है, और ये कार्डियोलॉजिस्ट ही था जो मैंने सुना है, अब ये जोक है, हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। तो एक कार्डियोलॉजिस्ट था, वो कराची आया और उर्दू बाज़ार चला गया हाशिम। तो उर्दू बाज़ार में एक किताब देख के वो बेचारा गिर गया और उसको हार्ट अटैक हो गया। तो जब उठा तो उससे पूछा लोगों ने, भाई क्या हुआ आपको? तो उसने कहा वो एक किताब थी, उसमें लिखा है 30 दिन में डॉक्टर बनिए। ठीक है, हमने वेस्ट में पूरी ज़िंदगी निकाल दी 5 साल डॉक्टर बनने में, और यहाँ 1 महीने में डॉक्टर बने। तो हमारे मुल्क में मिथ और झूठ बातें जो है ना बड़ी तेज़ी से फैलती हैं। तो हफ्ते में एक टाइम लगाने वाली कोई इंसुलिन नहीं आई, महीने में एक टाइम लगाने वाली कोई इंसुलिन नहीं आई। हाँ, वो GLP-1 एनालॉग के इंजेक्शन आते हैं जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, जो हफ्ते में एक बार लगाए जाते हैं, लेकिन वो इंसुलिन नहीं है, और वो इंसुलिन का नेमल बदल भी नहीं हो सकते, ये भी मैं बता दूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। तो सारी बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों को एक अपने मालिज की बात पे अमल करना है। होता क्या है हाशिम, जो मुझे जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ डिस्ट्रस्ट की एक एनवायरनमेंट है, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ये हमारे माशरे की वजह से होता क्या है। अच्छा, सेहत के मामले में क्या होता है कि जब सेहत के मामले में वो मालिज की बात को अगर नहीं मान रहे हैं और अपनी शुगर ख़राब छोड़ रहे हैं, तो आने वाले सालों में जब पेचीदगी आ जाती है ना, जब बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि फिर दुनिया का बेहतरीन मालिज आप ले आएँ, एक बार फालिज हो गया है, एक बार हार्ट अटैक की वजह से दिल कमज़ोर हो गया है, फिर आप बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर मालिज की बात मानना, पहले क्यों नहीं मानना? डाकू घर चुरा के सब डाकू सब ले गया, उसके बाद घर पे 4 ताले लगाने का क्या फ़ायदा, पहले 1 ताला लगा लेते। तो सारी बात ये है कि लोगों को समझना है कि इसको सीरियस लेना है। हम जाते आते हैं, गाड़ी भी ऐसी जगह पार्क करते हैं कोई स्क्रैच नहीं लगा दे, कोई ऊपर से दरख्त भी ना हो कि पता चला बाहर आए सारी गाड़ी ख़राब हो जाए। जूते भी हाशिम कीचड़ हो तो हम कहते हैं साइड से चले जाओ। इंसान वो है जो अपना जूता ख़राब नहीं करता, अपनी गाड़ी ख़राब नहीं करता, घर का दिफा करता है, तो अपने पुर्ज़ों का दिफा क्यों नहीं करे? ये पुर्ज़े दोबारा फिर मिलते भी नहीं हैं, आपको सारी ज़िंदगी यही पुर्ज़े चलाने। सेहत एक अनमोल नेमत है सर, और जब ये खुदा ना खास्ता चली जाती है तब एहसास होता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम ऐसे माशरे में हैं कि अगर कोई टमाटर लेने भी जाते हैं तो हम किसी से पूछते हैं कि भाई अच्छे कहाँ से मिलेंगे, कौन सी, लेकिन अपने सेहत को लेके हम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हैं। सर, इंसुलिन की आपकी बातें बिल्कुल वजह और दुरुस्त कि इंसुलिन एक बेहतरीन तरीक़े इलाज में से एक है शुगर को लेके, लेकिन इंसुलिन के टॉक्सिसिटीज़ या जो साइड इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं वो क्या हैं? अच्छा हाशिम, इंसुलिन को हम बेहतरीन इलाज नहीं कहते हैं, हम इंसुलिन को कहते हैं इलाज का एक तरीका का। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि इंसुलिन अक्सर लोगों में वेट बढ़ा सकता है। 1 किलो वज़न बढ़ता है तो 3% हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो अक्सर आजकल दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं इंसुलिन नहीं लगाना, और एक होते हैं जो डायबिटीज़ शुरू हुई है, वज़न 100 किलो है, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवा नहीं दीजिएगा, बस इंसुलिन दें, सबसे सेफ़ वही है। तो मैं उनको समझाता हूँ, देखें आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, काम नहीं कर रही है, तो आप बाहर से और इंसुलिन लाते जाएंगे उसके ऊपर तो वो भी काम नहीं करेगी, उल्टा आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा। तो हमें डायबिटीज़ के शुरू में अगर वज़न ज़्यादा हो तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि जिस्म के अंदर जो इंसुलिन है वो काम करे, बजाय कि मज़ीद बाहर से इंसुलिन दी जाए और वज़न को बढ़ाया जाए। तो इंसुलिन एक अच्छा इलाज है, शायद हतमी इलाज भी है, लेकिन बेहतरीन इलाज नहीं कहा जाएगा। बेहतरीन हर शख्स के लिए वो है, अगर मुझे एक जूता जो 1000 रुपये का हो हाशिम वो पसंद आ जाए, 15,000 का जूता पसंद नहीं आए, तो मेरे लिए वो 1000 वाला बेहतरीन है, क्योंकि वो मेरे दिल को भा रहा है। तो यहाँ बात समझ रहे हैं? तो इंसुलिन बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है, लेकिन शायद बेहतरीन नहीं। जहाँ तक आपने कहा इंसुलिन की टॉक्सिसिटी क्या है, देखें गाड़ी जो रोड पे निकलेगी ना हाशिम, उसी की टक्कर होगी, जो गाड़ी पार्किंग में रख देंगे उसको टक्कर नहीं लगेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती ना, हाई होती है, तो लो का चांस भी नहीं होता, जब हाई हो रही है तो लो भी नहीं होगी। लेकिन जब हम इंसुलिन देके डायबिटीज़ को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, जब ये मरीज़ की डायबिटीज़ कंट्रोल्ड हो गई, अब ये लो भी हो सकती है। तो जब डायबिटीज़ कंट्रोल होगी इंसुलिन से तो लो का चांस बढ़ जाता है, लेकिन उसको काउंटर करने के भी तरीके होते हैं। हम मरीज़ को हम आमतौर पे कम डोज से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन का डोज बढ़ाते हैं ताकि मरीज़ यूज टू हो जाए। इसके अलावा हम मरीज़ को बताते हैं कि आपने 3 टाइम खाना खाना है और हर खाने के 2.5-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेना है, चाहे वो फल हो, चाहे 2 गंदम के बिस्किट हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, ताकि आप 3 मील्स लेते हैं और बीच बीच में 3 स्नैक्स लेते हैं। अब ये स्नैक्स हो, चिप्स पेप्सी वाला स्नैक नहीं कह रहा,
फल है या 2 गंदम के बिस्किट है या दूध है, दही है, छोले, ड्राई फ्रूट है, इन चीज़ों को कह रहा हूँ। तो 3 मील्स और हर खाने के 2.5-3 घंटे बाद एक स्नैक, उससे क्या होता है कि शुगर लो होना बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इंसुलिन का पहला जो साइड इफ़ेक्ट आप कह लें कि लो शुगर हो सकता है, लेकिन लो शुगर दवाओं में भी हो सकता है, बशर्ते है कि डायबिटीज़ कंट्रोल हो। नंबर 2, इंसुलिन वज़न बढ़ाती है, वज़न बढ़ा सकती है, मैं यूँ कहूँगा, क्योंकि होता क्या है, जब ख़राब शुगर होती है ना तो बॉडी गलना शुरू हो जाती है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक कैटाबॉलिक स्टेट है, बॉडी गलना शुरू हो जाएगी, वज़न गिरना शुरू हो जाएगा। और अक्सर यही वजह बनती है कि मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, अब इंसुलिन मुझे दे दें, अब तो वज़न भी 10 किलो गिर गया। तो जैसे ही हम इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, आपको पता है जिम में भी यूज़ होता है। तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो जब इंसुलिन लेते हैं तो वज़न थोड़ा बढ़ता है, ख़ास तौर पे उनका जिनका वज़न गिर गया हो। लेकिन मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि वसीम अकरम इतने सालों से इंसुलिन लगा रहा है, वो तो उतना ही स्मार्ट है जितना पहले था, क्योंकि जब आप इंसुलिन लेते हैं तो आप वेट को भी मैनेज करते हैं। अगर इंसुलिन लें, जैसे हमारे माशरे में होता है, इंसुलिन ले रहे हैं तो कहते हैं अब जी सब खाएं, अब मस्जिद के बराबर घर बना लिया, अल्लाह के पड़ोसी बन गए तो काफ़ी हक अल्लाह की तरफ चला गया, तो अब जो करना है, नहीं ऐसे नहीं है, मस्जिद के पड़ोसी भी हैं आप, तो भी आपको वही सारी चीज़ें करनी है। इंसुलिन भी ले रहे हैं तो वही परहेज़ करना है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे और इंसुलिन लेंगे और मीठा भी लेंगे और चावल भी ज़्यादा लेंगे तो लाजमी वज़न बढ़ेगा। तो इंसुलिन के साथ अगर अच्छी परहेज़ की जाए तो ये जो वज़न बढ़ने वाला साइड इफ़ेक्ट है ये भी कर्टेल हो जाता है। फिर इंसुलिन से बड़े रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें पेट पे कभी जो है गिल्टी बन जाती है, ये बड़े रेयर होते हैं। आम तौर पे हाशिम अगर गाड़ी को भी देख कर चलाया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के देख के चलाए तो अल्लाह ताला का शुक्र है इंसान खैरियत से मंजिल पे पहुंच जाता है। इंसुलिन भी ऐसा ही है, अगर सही तरह इसका इलाज किया जाए, कम डोज से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए, मरीज़ अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखें, टाइम टू टाइम अपने मील लें, तो जो इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे आराम से बचा जा सकता है। लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इंसुलिन को छोड़ देना, टक्कर होने की डर से अपनी गाड़ी नहीं चलाना और रिक्शे में घूमते रहना, ये तो समझ से बालातर बात है। थैंक यू वेरी मच सर। क्या खूब बात कही सर ने कि शुगर या डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशन सर से लेके पाँव के नाखून तक हैं। आप अगर सर को देख लें, फालिज का होना, आँखों का बीनाई चला जाना, फिर इन्फेक्शन होना, और फिर इसके अलावा दिल की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ, आंतों की बीमारियाँ, तो ये सारे, और स्किन की, न्यूरोपैथी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ को लेके। अगर आप सर की जो है हिदायत पर अमल करेंगे तो इन बातों से बच सकते हैं। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, खाने पीने से जो है वो खाने पीने में एहतियात करें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच अगेन सर वंस मोर, और अल्लाह ताला आपको जो है इसी तरह खिदमत करने का मौका दे, और थैंक यू वंस। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।